तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस के बारे में, क्योंकि सही में यार इस सीरीज में जो इस वक्त चल रहा है ना, उसको देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा सबसे, जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी देखना चालू कर दो, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम। और जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं या फिर देखना चालू कर चुके हैं, अब जो लोग मांगा पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों बोला हूँ। क्योंकि यार जिस आर्क को यानी एगेड आर्क को हम बहुत छोटा सा पार्ट समझ रहे थे वन पीस सीरीज का, लगता है फाइनल फाइट उसी आर्क में शुरू हो जाएगी। क्योंकि यार क्या कुछ नहीं हुआ यार इस आर्क में। लूफी कई बार गियर फॉर्म में बदला, हमें CP0 पहली बार देखने को मिला, उसके एजेंट्स देखने को मिले, वेगा पंक हमें पहली बार देखने को मिला। इनफैक्ट 5 एल्डर की पावर जो है वो भी हमें पहली बार देखने को मिली, और सारे 5 एल्डर्स एक साथ बैटल फील्ड में लड़ते हुए भी दिख गए। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमें 5 एल्डर्स में से एक पिटता हुआ भी दिख गया। अब ये सब कैसे हुआ और अभी तक क्या चल रहा है मांगा में, वो सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। अब यार इस सब की स्टार्टिंग कैसे हुई ये ऑलरेडी मैं इन दोनों वीडियो में काफी कुछ कवर कर चुका हूँ। सो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे सैटर्न यानी 5 एल्डर्स में से एक एल्डर मजबूर हो गया अपने सारे साथियों को बैटल फील्ड पर उतारने में, यानी उनको समन करने में। और इस सब की शुरुआत तब होती है जब कुमा एगहेड आइलैंड पे पहुंचकर बोनी को बचाकर सैटर्न को एक तगड़ा मौका पेलता है। क्योंकि यहाँ तक तुम ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सब कुछ सैटर्न के मुताबिक चल रहा था, लेकिन यहाँ से सब कुछ सैटर्न के अगेंस्ट में होने लगता है। अब कुमा का इतना तगड़ा मौका खाने के बाद सैटर्न की बुरी हालत हो जाती है, लेकिन स्टिल यार वन ऑफ दी 5 एल्डर्स है, इतनी आसानी से तो उसे टेक डाउन नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, वो अगेन उठ खड़ा होता है और रीजनरेटिव पावर के थ्रू अपने हाथ को रीजनरेट करता है, अपनी बॉडी को हील कर लेता है। और ऐसा करते हुए वो वेगापंक से एक्सप्लेनेशन मांगता है कि बता मुझे ये कैसे हो सकता है कि कुमा वापस मुझ पे हमला कर रहा है, अपनी मेमोरीज अपनी विल कंप्लीटली इरेज होने के बावजूद। लेकिन वेगापंक क्या बताता है इस पे यार, वो खुद काफी ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन इससे भी ज्यादा कंफ्यूज था सांजी, सैटर्न को रीजनरेटिव पावर यूज करते हुए देख सकता था। इसके बाद सैटर्न कुमा को खत्म करने की कोशिश करता अपने अटैक के थ्रू, और शायद खत्म कर भी देता, लेकिन वहां पर सांजी आके ऐसा होने से रोक लेता है और ये चीज प्रूव कर देता है कि भले ही चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है स्ट्रॉ हैट्स का, लेकिन सैटर्न जैसे क्रिएचर जो कि 5 एल्डर्स में आता है उसे रोकने की एटलीस्ट पावर रखता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं फ्रैंकी को, जो कि इसी मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही सैटर्न पे रेडिकल बीम का अटैक करता है और काफी तगड़ा डैमेज पहुंचाता है उसे। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगेन यार सैटर्न हील हो सकता है ना। लेकिन तभी पीछे से किजारू आता है और अपनी बीम के थ्रू फ्रैंकी को दूर फेंक देता है। और इतना देख के ये तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे रॉयल रंबल शुरू हो चुका है, कोई भी आके किसी को भी पिल दे रहा है। लेकिन इतने सारे एक के बाद एक अटैक्स की वजह से सैटर्न और किजारू दोनों का ही ध्यान भटक जाता है, और इतने में वन ऑफ दी वेगापंक यानी ये बड़े शरीर में छोटी बच्ची कुमा को उठा के वहां से निकल लेती है। और क्योंकि यहीं से सैटर्न को खुद को ही हाथों से निकलती हुई दिख रही थी चीजें, तो वो तुरंत ही बस्टर कॉल प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बोलता है पूरी नेवी से। और भैया ये चीज सुनते ही जितने भी सोल्जर्स नेवी के उस आइलैंड पे प्रेजेंट थे तुरंत ही अपनी अपनी शिप्स की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि भैया उस पूरे आइलैंड का नामो निशान मिटने वाला है। साथ ही साथ अगर कोई वहां पर ठहरता है तो उसका भी मिट जाएगा। लेकिन स्टिल किजारू और सैटर्न दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस आइलैंड पे ही रुकेंगे, सो डैट कोई भी टारगेट उस आइलैंड से भाग ना पाए, यानी स्ट्रॉ हैट्स और बाकी सारे वेगापंक्स। अब ये सब देख के वेगापंक काफी ज्यादा गुस्सा होता है और निराश भी होता है, इसलिए सैटर्न से बोलता भी है कि तुम मुझको ही मारने तो आए थे, ये सब क्यों कर रहे हो, फिर मुझे मारो और यहाँ से निकल जाओ। लिटरली बंदा भीख मांगता है कि भले ही उसके साथ कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन उस आइलैंड को छोड़ दिया है, वहां पे प्रेजेंट सारे लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये कीड़ा मानव सुनने वालों में से थोड़ी था, उल्टा ये तो वेगापंक की होश उड़ा देता है ये बोलकर कि कल एक शिप निकली थी इस आइलैंड से, तुमको पता होना चाहिए कि उस शिप का नामो निशान मिट चुका है। जो सुन के वेगापंक कंप्लीटली ब्लैंक, और वो तुरंत ही चिल्लाते हुए ये बोलता है सैटर्न से कि पागल हो गया क्या तू, उसमें सिर्फ नॉर्मल इंसान थे जिनको भी कुछ भी नहीं पता था, उस आइलैंड से सेफली जा रहे थे वो बस। जिस पर सैटर्न भी लाए अब मुझे क्या पता भैया इस बारे में, क्योंकि इट वाज नेचुरली एज्यूम्ड कि वहां पर कोई ना कोई तो ऐसा प्रेजेंट होगा ही जिसको कि वॉइड सेंचुरी के बारे में पता होगा, और ऐसा रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उल्टा ये मकड़ी मानव सब कुछ वेगापंक पे थोप देता है कि भैया तेरी ही गलती है, क्यों वॉइड सेंचुरी के पीछे पड़ा हुआ था, क्यों चुल्लू मची हुई थी तेरे अंदर कि वॉइड सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था। अगर तू पास्ट जानने की कोशिश करता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। जिस पे वेगापंक चुप। इसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे नेवी सोल्जर्स शिप्स की तरफ जा रहे होते हैं,
लेकिन सारे पैसाफिस्टास को उसी आइलैंड पर रहने का ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी तरफ कूमा और बोनी को रेस्क्यू करके फ्रैंकी और ये चाइल्ड वेगापंक ले आ रहे होते हैं और सांजी ये प्रॉमिस करता है बोनी से कि वेगापंक को वो बचा के लाएगा। और इसी के बाद हम सांजी को नामी से बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि नामी वाला ग्रुप जिसमें कि यूसुफ, रॉबिन, चॉपर और एक छोटा वाला वेगापंक और था, पता नहीं क्या नाम है इसका। अब ये नामी वाला ग्रुप निकलने को तैयार तो था एग्जिट प्लान के साथ कि कैसे वो बड़ा वाला रोबोट उन सबको उड़ा के ले जाएगा, लेकिन नामी बताती है सांजी को कि किजारू ऑलरेडी उस बिग रोबोट को डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो उनका एग्जिट प्लान भी फेल हो चुका है। और इतने में हम देखते हैं कि उस आइलैंड पे बस्टर कॉल शुरू हो चुकी है। सारे पैसाफिस्टास, सारे वॉरशिप्स अटैक करना शुरू कर देते हैं एगेट आइलैंड पे, और वेगापंक अपनी सालों की मेहनत को चकनाचूर होते हुए देख रहा होता है। और बात करें अगर कूमा वाले रेस्क्यू ग्रुप की, तो वो कैप्सूल के थ्रू जल्दी से जल्दी नामी के पास यानी उसके ग्रुप के पास पहुंच रहे होते हैं, उसी लोकेशन पे जहाँ से ये सब एग्जिट करने वाले थे। लेकिन बीच में आता है किजारू और उनका प्लान फेल। और क्योंकि ये पूरा ग्रुप हवा में था, तो इसी बात का फायदा उठा के ये मकड़ी मानव पैसाफिस्टास को ऑर्डर देता है कि बोनी और कूमा इन दोनों को वहीं की वहीं खत्म कर दिया है हवा में। और ऐसा करने के बाद ये मकड़ी मानव इतना गिरा हुआ है, खुश हो रहा होता है कि ले कूमा क्या कर लिया तूने अपनी बेटी को बचा के, क्योंकि अब उसकी और तेरी मौत तेरे ही क्लोन के हाथों होगी। बट भाई साहब वेगापंक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस है, वो इतने इंपॉर्टेंट सिनेरियो को थोड़ी पीछे छोड़ सकता था। उसके माइंड में थी ये चीज कि नेवी के ऑर्डर देने पर, 5 एल्डर्स के ऑर्डर देने पे हो सकता है कि बोनी की मौत उसी के बाप के क्लोन के हाथों हो जाए, और इससे बुरी चीज क्या हो सकती थी। तो इसलिए सबसे बड़ी अथॉरिटी जो पैसाफिस्टास की है वो बोनी के हाथ में है, 5 एल्डर्स से भी ऊपर। और यही चीज रिवील करने को वेगापंक दूसरे वेगापंक यानी एटलस से बोलता है कि बोनी को बता दो, ये सीक्रेट रिवील कर दो। और जैसे ही बोनी को ये पता चलता है तो वो काफी सरप्राइज, लेकिन तुरंत ही वो उन सारे पैसाफिस्टास को ऑर्डर देती है कि उन सबको शूट ना करें, उल्टा उन सबको भागने में हेल्प करें। अब क्योंकि इतनी भसड़ मची हुई थी पूरे आइलैंड पे, तो बोनी की आवाज वैसे तो नॉर्मल इंसान को सुनाई नहीं देती है, लेकिन पैसाफिस्टास आसानी से ये आवाज सुन सकते थे। इस ऑर्डर को इनफैक्ट फॉलो भी करते हैं। अपना टारगेट नेवी, उसके सोल्जर्स, उसकी शिप्स को बनाकर, और एक एक कर जो शिप्स उस आइलैंड को उड़ाने वाली थी, पैसाफिस्टास उन्हीं को उड़ाने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ लूफी बहुत सारा खाना खाकर उसे पचाकर एनर्जी रिप्लेनिश कर अपनी फिर से गियर 5 में एंटर कर जाता है। और क्योंकि वेगापंक ने बहुत बड़ा बिट्रेयल किया था वर्ल्ड की सुपर पावर के अगेंस्ट में यानी 5 एल्डर के अगेंस्ट में, तो उसी वक्त ये मकड़ी मानव इस सब की सजा भी देता है उसे। और अब क्योंकि सैटर्न को अपने हाथ से सब कुछ निकलता हुआ दिख रहा था, तो वो जल्दी से जल्दी किजारू को ऑर्डर देता है कि इन सबको तुरंत ही खत्म करो। फिर किजारू काफी सारे बीम अटैक करता है जो कि काफी डेडली भी साबित होते हैं उन सब के लिए, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं उन सबको, एक्सेप्ट बोनी क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर रहा था कूमा। और क्योंकि बोनी को कुछ भी नहीं हुआ था, तो किजारू तुरंत ही कूमा के पास जाता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है डायरेक्टली इन सिंगल अटैक बाय यूजिंग हिज लाइट सेवर। लेकिन इतने में किजारू एक हंसी सुनता है, और ये हंसी थी लूफी की जो कि गियर 5 में था, और एक तगड़ा पंच जड़ता है उसके। और क्योंकि लूफी खाना खाने के बाद फुल पावर पे था, तो इसलिए वो पूरे आइलैंड को रबरी बना देता है और उन सारे लोगों को बचा लेता है जो कि गिर रहे थे। इनफैक्ट लूफी ये पावर उस एक्सटेंट तक यूज करता है कि पूरा आइलैंड ही शेक करने लग जाता है, सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, पूरा आइलैंड। और ये देखकर पूरी नेवी, किजारू और सैटर्न ये सब शॉक्ड। और हमारे लिए यानी हम ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि लूफी के गियर 5 में एंटर करते ही और उसके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनते ही ये रोबोट यानी एंशिएंट रोबोट फिर से जिंदा हो जाता है, यानी इसका स्विच ऑन हो जाता है, वर्क करने लगता है फिर। एंड पर्सनली मैं इस रोबोट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और रीसेंट चैप्टर को तो देख के ऐसा लग रहा है कि यही रोबोट लूफी को बचा पाएगा, 5 एल्डर्स जो आ गए हैं आइलैंड पर। खैर जो भी है, इसके बाद हम देखते हैं बोनी को जिसके की हाथों में वेगापंक पड़ा होता है, बहुत बुरी हालत में, ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत होती है उसकी। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है एक साउंड पर जो कि लूफी क्रिएट करता है अपने गियर 5 में, वही ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। और ये साउंड काफी ज्यादा फैमिलियर थी बोनी के लिए, क्योंकि इसी साउंड पर कूमा और बोनी नाचा करते थे। बट यार ये साउंड स्ट्रॉ हैट से आता हुआ देख बोनी काफी ज्यादा कंफ्यूज, लेकिन उसके कंफ्यूजन को क्लियर करता है वेगापंक ये बोलते हुए कि मुझे पता है तुम क्यों शॉक्ड हो, कुछ टाइम पहले मैं भी था, मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड था ये देखकर कि स्ट्रॉ हैट जिस पे नजर पूरी दुनिया की है वही सन गॉड नीका है। और ये चीज सुनते ही बोनी काफी ज्यादा इमोशनल, लेकिन इसी के साथ साथ वेगापंक ये भी बोलता है कि हाँ तुम सही समझी, इसी बंदे का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है कई 100 सालों से। और कूमा ये पहले से जानता था, इसलिए उसने स्ट्रॉ हैट्स को अलग करके उनको बचाया था। और यही बसड़ कम थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जायंट्स की भी एंट्री हो जाती है। लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से इस आइलैंड पे कुछ न कुछ सरप्राइजिंग जरूर हो रहा था हर चैप्टर में। और ये जायंट्स नॉर्मल जायंट्स नहीं थे, जायंट्स का पायरेट ग्रुप था, इनफैक्ट उनके कैप्टन्स भी इनके साथ थे।
जिनसे कि बहुत पहले स्ट्रॉ हैट्स मिले थे। अरे वही डोरियो ब्रोगी नाम के। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये जायंट्स किस मकसद से आए थे यहाँ पर, तो वो सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स की मदद करने आए थे, नेवी की हालत खराब करने आए थे। और वो ऐसा करते भी हैं। और क्योंकि वो जायंट्स थे तो उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल था। और पता है क्या, जायंट्स के यहाँ पर एंट्री लेने से सबसे ज्यादा खुश कौन था? नहीं, हम सब नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश था लॉर्ड यूसुफ, क्योंकि यार उसके मास्टर्स पधारे हैं उसको बचाने के लिए, उसके पायरेट ग्रुप को बचाने के लिए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये जायंट्स का पायरेट ग्रुप यहाँ पर कैसे आया, तो भैया ये सारा इंसिडेंट जो चल रहा है ना, वो बहुत टाइम से चल रहा है। न्यूज में भी फैल चुकी है ये चीज कि एगहेड आइलैंड पे स्ट्रॉ हैट्स पहुंचकर वेगापंक को किडनैप कर चुके हैं और मरीन्स से फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर के लोग हैं, जो लूफी को जानते हैं, उन सबको पता है कि इसका उल्टा ही हो रहा होगा। और उन्हीं लोगों में ये जायंट्स भी आते थे, तो इसलिए हेल्प करने आ गए लूफी की। और इसी टाइम के अराउंड हम देखते हैं जोरो को, जो कि लूसी से फाइट कर रहा होता है, जिम्बे को, जो कि जोरो के पास जा रहा होता है जल्दी से जल्दी उस फाइट को कंप्लीट करके एग्जिट वाली लोकेशन पे जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्लान फॉलो करने की बोलने जा रहा होता है। और इसी के साथ साथ हमें दिखाया था ब्रूक और एक और वेगापंक, जिसका की नाम शायद लिलिथ था। ये दोनों स्ट्रॉ हैट्स की शिप को लेकर आ रहे होते हैं उसी एग्जिट वाली लोकेशन पर। इसी के बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नेवी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी बिकॉज ऑफ पैसिफिस्टास, बिकॉज ऑफ देयर अपोजिशन। क्योंकि यार पैसिफिस्टास बिना रुके उन पे अटैक किए जा रहे थे और वो अटैक वापस करना नहीं चाहते थे, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे पैसिफिस्टास थे तो नेवी के ही ना। लेकिन ना चाहते हुए भी नेवी के वाइस एडमिरल्स को डिसीजन लेना पड़ता है, पैसिफिस्टास पे अटैक करना पड़ता है, नहीं तो भैया वो खुद ही डूब जाते। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है वही लोकेशन जहां पर की मेन फाइट चल रही थी, यानी जहां पे सैटर्न मौजूद था। अब क्योंकि लूफी को गियर 5 में देख के बोनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। तो इस पे लूफी पूछता है, बोनी क्या हुआ? ऐसे आंसू के टपक रहे भैया तेरे। जिस पे बोनी भी लायक, मैं रो नहीं तो और क्या करूं? तुमको ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या किया तुम्हें पता? और क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही हूँ? तो इस पे लूफी और भी आया कंफ्यूज, ऐसा क्या? लेकिन मैं तो काफी टाइम से यहीं पर हूँ। जिस पे बोनी भी बोलती है कि मुझे नहीं पता था ना कि तुम नीका हो। तो लूफी और भी आया कंफ्यूज होता जा रहा होता है कि भैया नीका ये कौन है? इसके बाद जब बोनी बोलती है कि वेगापंक की इतनी बुरी हालत कर दी है इस कीड़ा मानव ने, तो लूफी पहले तो काफी शौक होता है, उसकी आंखें बाहर निकल जाती है हमेशा की तरह। लेकिन जब सैटर्न उन सबको कॉकरोचेस बोलता है और ये बोलता है कि वो उन सबको कुचल के रख देगा, तो लूफी अपना हाथ घुमाता है और सैटर्न को एक बहुत तगड़ा पंच मारने वाला होता है। लेकिन सैटर्न किस तरीके की टेक्निक से लूफी को लिटरली बिना छुए नॉकआउट करने की कोशिश करता है, पता है नहीं कैसी पावर का यूज किया इसने। लेकिन लूफी उस वार को आसानी से झेल जाता है और लगातार धड़ाधड़ बहुत सारे पंच पेल देता है सैटर्न पर। एंड एट द एंड अपने एक हाथ को बहुत ज्यादा बड़ा करके फाइनल पंच भी पेलता है, जिससे सैटर्न काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जबकि सैटर्न का साइज लूफी से काफी ज्यादा बड़ा था। इसके बाद फ्रैंकी और ये बड़े शरीर में छोटी बच्ची वाली वेगापंक कुमा के साथ साथ ओरिजिनल वेगापंक को भी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेगापंक खुद ये बोल देता है कि नहीं बोनी तुम चली जाओ, क्योंकि मैं डॉक्टर भी काफी टाइम तक रह चुका हूँ और मुझे पता है कि मेरा एंड आ चुका है। और इससे पहले कि वेगापंक से बात करती बोनी पीछे से आता है किजारू और एक तगड़े अटैक के साथ बोनी को खत्म करने की कोशिश करता है वो। लेकिन बीच में आ जाता है सांजी और अपने पैर के थ्रू पता नहीं कैसे उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, किजारू के अटैक को नलिफाई कर देता है। जिसपे किजारू तो शॉक्ड था ही, उससे भी ज्यादा फ्रैंकी शॉक्ड था कि भैया ये कैसे किया इसने, लेजर को डिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन इस पर सांजी भी लाइक लाइट की कोई औकात नहीं है लव के आगे। अब क्योंकि किजारू और सैटर्न दोनों को ही लूफी और सांजी ने घेर रखा था, उनको बिजी रखा हुआ था, तो इसी का फायदा फ्रैंकी और ये वाली वेगापंक उठाती है, वहां से निकलने की कोशिश करती है बोनी एंड कुमा के साथ। और यही बसड़ कम थी तो वहां पर ब्लैक बियर्ड के 2 कैप्टन्स पहुंच जाते हैं, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू मेंबर्स। और सैटर्न को ऐसी हालत में देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5 एल्डर्स में से एक एल्डर ऐसी हालत में दिखेगा उन्हें। अब ये दोनों यहाँ पे क्यों आए थे ये तो किसी को भी नहीं पता था। सैटर्न भी काफी ज्यादा शौक था इनको यहाँ पर देख के, लेकिन ये बंदी सैटर्न को टच कर लेती है। और अगर तुम्हें याद है तो इस बंदी की पावर है शेप शिफ्टिंग, यानी जिस बंदे को ये टच कर ले सेम उसकी तरह बन सकती है। यानी समझ रहे हो क्या पावर आ गई है इसके हाथ में सैटर्न को छूने के बाद। इसके बाद सैटर्न इन दोनों पे अटैक तो करता है, लेकिन ये दोनों भग लेते हैं तुरंत ही। इसके बाद हमें नेवी की कंडीशन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा बुरी थी पैसिफिस्टास की वजह से। लेकिन स्टिल उन सारे वाइस एडमिरल्स में से, सोल्जर्स में से एक वाइस एडमिरल बोनी वाले ग्रुप के पीछे पड़ जाता है और उन पे अटैक करके
उनको वहीं की वहीं क्रश करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी एक्स यानी कुल्हाड़ी उस वाइस एडमिरल को जमीन में गाड़ देती है। और इसके बाद हमें बोनी, उस चाइल्ड फेस, वेगा पंक और फ्रैंकी इन तीनों के शॉक्ड फेस दिखाए जाते हैं क्योंकि ये एक्स थी जायंट्स की। अब अगर तुम्हें याद हो तो लिटिल गार्डन में स्ट्रॉ हैट्स मिले थे इन जायंट्स से, लेकिन उस टाइम फ्रैंकी लूफी के ग्रुप में था नहीं, तो इसलिए ये सब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन स्टिल जब ये दोनों मेंशन करते हैं कि वो स्ट्रॉ हैट्स को बचाने आए हैं तो ये सुन के फ्रैंकी काफी ज्यादा खुश और बोनी भी लाइक लूफी, सांजी एंड वेगा पंक आर स्टिल देयर, कैन यू हेल्प देम टू, जिस पे ऑब्वियसली वो जायंट्स हाँ कर देते हैं और उन सभी को अपने क्रू मेंबर को सौंप कर उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं जहाँ पर ये लूफी था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न वापस फाइट करने आया था और लूफी जो था वेगा पंक को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेगा पंक ये बोलता है कि नहीं, मुझे मूव मत करो, अगर तुमने मुझे मूव किया तो मैं इंटरनल इंजरीज की वजह से मर जाऊंगा। लेकिन इस पे लूफी जरा सी भी नहीं सुनता वेगा पंक की और उससे बोलता है कि नहीं, तुमसे वादा किया था ना हमने, हम तुम्हें रेस्क्यू करेंगे और ऐसा हम करके ही रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस पे वेगा पंक इंसिस्ट करता है कि नहीं, मुझे पता है, मैंने कहा था मुझे बाहर निकालो इस आइलैंड से, लेकिन इस वक्त कुछ और चीजें हैं जो कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बोनी, क्योंकि उसकी अथॉरिटी अब सबसे ऊपर है सारे पेसिफिस्टास को कंट्रोल करने में, इसलिए उसकी लाइफ अब हमेशा डेंजर में रहेगी। सो डेट्स आई प्लीज प्रोटेक्ट। इतने में सैटर्न आके अपनी पूरी बॉडी को वेनम में कोट करके सांजी, वेगा पंक और लूफी पे अटैक करने लग जाता है, जिसपे लूफी ये बोलता है सांजी से कि सांजी, वेगा पंक को लेके जाओ यहाँ से और रुकना मत, फिर चाहे वेगा पंक कितना भी पेन महसूस करे या फिर दर्द में चिल्लाए। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि अकेला वहां पे सैटर्न नहीं था, उसकी मदद करने के लिए एक एडमिरल किजारू भी तो था जो कि सांजी को एक किक मारता है और तुरंत ही मौका देखते ही वेगा पंक के आर पार निकाल देता अपनी लेजर। और ऐसा होने के बाद पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वेगा पंक का तो यार शायद खेल खत्म होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। क्योंकि भले ही सांजी दोबारा से वेगा पंक को पकड़ के वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल अब शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अब क्योंकि सांजी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो किजारू और सैटर्न दोनों ही अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब लूफी एक जायंट में कन्वर्ट होके उन दोनों को एक एक हाथ से रोक कर बड़े ही बैडस तरीके से उनसे ये बोलता है, अरे अरे कहाँ, तुमको क्या लगता है कि तुम्हें मैं यहाँ से जाने दूंगा? इतने में अचानक से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होने लग जाता है जो कि उस आइलैंड पे नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हो रहा होता है। और पता है किस चीज की हेल्प से ये हो रहा है? नेवी के ही ट्रांसपोंडर्स की हेल्प से, जो कि पूरे वर्ल्ड के हर कोने में। अब ऑब्वियसली वेगा पंक जीनियस था, उसने शायद इन कॉम्स को किसी तरीके से हैक कर लिया होगा या फिर अपने कंट्रोल में ले लिया होगा, लेकिन समहाउ वो इन्हीं का यूज करके पूरे वर्ल्ड के सामने ट्रुथ रिवील करने वाला है कि इस वर्ल्ड के पास्ट में क्या क्या छुपा हुआ है जो कि किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स वॉइड सेंचुरी। अब ये सब होता हुआ देख नेवी का हर सोल्जर, हर वाइस एडमिरल काफी टेंशन में होता है कि यार ये कैसे हो रहा है। लूफी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन लूफी के साथ ही साथ सैटर्न भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर वेगा पंक इस मैसेज की हेल्प से क्या रिवील करना चाहता है। और ये जो ब्रॉडकास्ट है ना 10 मिनट्स में शुरू होने वाली थी, इसलिए वेगा पंक इसी मैसेज के थ्रू सबों को ये भी बोलता है कि 10 मिनट है तुम्हारे पास, सारे लोग तैयार हो जाओ इस पूरे वर्ल्ड की सच्चाई सुनने के लिए। अब पॉइंट टू बी नोटेड, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें मैरी जोइस भी आता है। और मैरी जोइस में कौन बैठे हैं? सारे एल्डर्स। और वो क्वेश्चन भी करते हैं सैटर्न से कि सैटर्न क्या चल रहा है वहां पर, और ये किस तरीके की ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा है वेगा पंक। तो इस पे सैटर्न बोलता है कि वेगा पंक मर चुका है, मैंने खुद अपनी आंखों से किजारू को उसको मारते हुए देखा। और रही बात ब्रॉडकास्ट की, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस ब्रॉडकास्ट में क्या क्या बोलेगा वेगा पंक, क्या मैसेज देगा। और इन सब चीजों को होता हुआ देख वो सारे एल्डर्स इसी कंक्लूजन पे निकलते हैं कि लगता है वेगा पंक ने अपनी ही मौत को एक तरीके का स्विच बना दिया होगा इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने का पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद हम कई सारी जगह देखते हैं जैसे कि ड्रेस रोसा, फूशा विलेज, वाटर 7 आइलैंड और वर्ल्ड इकोनॉमिक जनरल, जो कि एक तरीके का शिप है, वही बतख वाला जो कि न्यूज छापता है। और साथ ही साथ ये आइलैंड नहीं सिर्फ, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू, इन सारी जगहों पर ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने के लिए ढंग से, क्योंकि सारे लोग शॉक्ड थे कि वेगा पंक, जिसका कि चेहरा भी किसी ने नहीं देखा आज तक, वो किसी तरीके का ब्रॉडकास्ट करने वाला है और इस पूरी दुनिया की सच्चाई रखने वाला है सबके सामने। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन एक्सेप्ट वन। शायद ड्रैगन इस चीज से सरप्राइज नहीं था, एंड आई थिंक उसे सब कुछ पता है कि वेगा पंक क्या रिवील करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं लूफी को, जो कि समझ चुका होता है अभी तक कि सैटर्न पे उसके पंचेस का कोई भी असर नहीं हो रहा, इसलिए वो उल्टा तरीका आजमाता है, यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करता है। किजारू और सैटर्न को पिचका कर उनको पापड़ बनाकर
पिज्जा की तरह उन्हें रोल करता है, आई मीन अपनी उंगलियों पे घुमाता है और दूर फेंक देता है, जिससे कि एटलीस्ट लूफी को और उसके फ्रेंड्स को टाइम तो मिल सके वहां से भागने का, निकलने का। अब ये चीज किजारू पे तो काम कर जाती है, लेकिन सैटर्न ये प्रूव कर देता है कि उसमें और एक एडमिरल में क्या अंतर है, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में भी खुद को कंट्रोल करते हुए घूमते हुए लूफी की तरफ ही वापस आ जाता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि किजारू कोशिश ही नहीं कर रहा फाइट करने की, क्योंकि जब उससे सोल्जर्स पूछते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें, क्या चल रहा है वहां पर, तो किजारू कोई भी जवाब नहीं देता। और रही बात सैटर्न की, तो वो जब घूमते हुए लूफी के पास वापस आता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो लूफी वापस भाग लेता है सम काइंड ऑफ क्लाउड्स का यूज करके। इतने में सैटर्न के कानों में आवाजें गूंजती है, देयर इज नो टाइम सैटर्न। एंड ऑब्वियसली ये आवाज बाकी एल्डर्स की थी, और ये सुनने के बाद सैटर्न जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, उनकी बात से एग्री करते हुए वो एक नहीं दो नहीं बाकी सारे एल्डर्स को वहां पे समन कर लेता है। और ऐसा होता हुआ देख के सारे नेवी सोल्जर्स, लूफी, सांजी सब शॉक्ड, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इतना अंदाजा जरूर पड़ गया था कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। और जब ये समनिंग परफॉर्म हो रही थी तो यूं समझ लो सारे लोगों को यही फील हो रहा था कि कयामत आने वाली है लिटरली, क्योंकि बहुत सारे ब्लैक थंडर्स उस पूरे आइलैंड पर गिर रही थी। और ऐसा भी नहीं है ये सारे एल्डर्स अपनी नॉर्मल फॉर्म में आए थे, बल्कि अपनी डेविल फ्रूट फॉर्म्स यानी अवेकन्ड फॉर्म्स के साथ सीधे एंटर करते हैं इस आइलैंड पर। और जब ये एंटर करते हैं तो ब्रॉडकास्ट में सिर्फ 7 मिनट्स बचे थे। दूसरी तरफ लूफी इन सभी को एक साथ देख के काफी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि वो सरप्राइज हो जाता है कि सैटर्न जैसे ही 4 और मॉन्स्टर्स प्रेजेंट है इस दुनिया में। और भाई साहब ये जो डबल पेज है ना, जिसमें कि लूफी बहुत छोटा सा दिख रहा है और बाकी सारे 5 एल्डर्स कितने खतरनाक और ह्यूज मॉन्स्टर्स फॉर्म के साथ दिख रहे हैं, काफी तगड़ा डबल पेज था। इसके बाद हमें सबसे पहले पावर्स दिखाई जाती है टकलू चश्मे की, जो कि आधा घोड़ा आधा इंसान था। अब आधा घोड़ा कहना भी इसे गलत होगा, क्योंकि घोड़े की सिर्फ हड्डियां ही थी इसके नीचे, लेकिन स्टिल ये एक एक करके पूरे आइलैंड पे घूमकर सारे पैसिफिस्टास को खत्म कर रहा था, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, बस उन्हें रोकने की कोशिश में उनको इंटरनली डैमेज कर रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली इनको ही नुकसान होगा ना अगर वो पैसिफिस्टास को पूरी तरह खत्म कर देंगे तो। इसके बाद हम देखते हैं सांजी को, जो कि नामी और उसके ग्रुप को अलर्ट कर रहा था कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हो चुके हैं और उन्हीं में से एक उनके पीछे पड़ा है, यानी उनकी जो लोकेशन है उसी ओर बढ़ रहा है, तो उन्हें जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और वहां से निकल जाना चाहिए। अब इस सब के दौरान ही अगर नेवी की बात करें तो वैसे तो उन सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पे चल क्या रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया था कि जो भी चल रहा है उनके फेवर में चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे पैसिफिस्टास काम करना बंद कर चुके हैं और यही मौका है उनके पास बाजी पलटने का। अब 2 एल्डर्स तो अपने अपने काम के लिए इधर उधर निकल चुके थे, यानी अपने अपने मिशन पे निकल गए थे, बट बाकी के बचे 3 एल्डर्स लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। इसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्रूक और दूसरी जो वेगापंक थी, जो फीमेल वेगापंक थी, वो दोनों नामी वाले ग्रुप से मिल चुके हैं और जोरो का इंतजार कर रहे हैं। और रही बात जिम्बे की, तो वो डिसाइड करता है कि अगर जोरो उस फाइट को और भी ज्यादा बढ़ाएगा तो वो उस फाइट के बीच में ही कूद के उसे जबरदस्ती वहां से वापस लौटा के लाएगा। अब क्योंकि ये सारी चीजें सांजी सुन रहा था तो वो बोलता है, अबे यार ये मॉसेट सबको मरवाएगा, एक तो वैसे ही मुश्किल है काम है, ऊपर से ये और दिमाग खराब करे दे रहा है। लेकिन ये चीज पता नहीं कैसे जोरो सुन लेता है और सिर्फ एक ही झटके में, यानी एक ही अटैक में लूची का जो भी है इसका खेल खत्म कर देता है। अब आई थिंक ये सीधा सीधा प्लॉट आर्मर था, क्योंकि जोरो चाहता तो पहले भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने करा नहीं था। लेकिन स्टिल जो भी है, इसके बाद जोरो वापस उस ग्रुप के पास चला जाएगा, यानी नामी वाली लोकेशन पर चला जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मेन बैटल की बात करें, जहां पर कि लूफी 3 एल्डर से निपट रहा था, तो वहां पे जो कीड़े वाला एल्डर था ना, यानी वर्म वाला, वो जमीन में घुसकर फिर बाहर निकल के लूफी को निगलने की कोशिश करता है, इनफैक्ट निगल लेता है। लेकिन वहां पर एंट्री होती है इन 2 जायंट्स की, जो कि लूफी को बचा लेते हैं। और इसके बाद लूफी इन दोनों को देख के और ये दोनों लूफी को देख के काफी ज्यादा खुश। और ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों को लूफी के बारे में पता है, यानी उसकी जो पावर्स है, कैसे वो नीका में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से सन गॉड नीका में, यानी उसकी तरह बिहेव करने लगता है, उस सब के बारे में पता है इन दोनों को। बट सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों को पहले से ये पता था या फिर किसी और ने इनको बताया, लाइक शैंक्स। दैट्स इट, यहीं पे रीसेंट चैप्टर खत्म हो जाता है और उसके बाद जो फाइट होने वाली है काफी तगड़ी होने वाली है, तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज इस चीज को कवर करना चाहूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।